हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, ऑन पॉपुलर डिमांड एंड आर डिमांड टू, हमारी भी डिमांड है। तो वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है आफ्टर पीएम मोदी, गुलाम नबी आजाद गेट्स वेरी इमोशनल व्हाइल स्पीकिंग इन पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, मोदी जी का किया था, मोदी जी भी बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ही प्यारा वीडियो था। और अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब स्पीच दिया तो ये भी इमोशनल हो गए हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं। और यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारे जो दूसरा चैनल है इंस्टाग्राम और ट्विटर का अकाउंट, उन सब के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना। आपने इतना समय 2 घंटे से ज्यादा यहां समय दिया। आप बहुत भावुक हुए और सच है, हकीकत। अगर सच बताएं सर, मेरे माता पिता की जब डेथ हुई मेरे आंखों से आंसू निकले, लेकिन मैं चिल्ला के रो नहीं पाया। मैंने जिंदगी में सिर्फ चिल्ला के रोया। और जब रोता है इंसान तो वो कोई चिल्ला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं होती। पहली संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत अलग अलग जगह थी, क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गई थी। शायद अगर नेचुरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकलती। और चौथी थी जब सुपर सुनामी आ गया था उड़ीसा में 99। मैं हॉस्पिटल गया अपने पिताजी को दिखाने के लिए और उन्होंने कहा कि इनको गैलेपिंग कैंसर है। मुझे तब तक ये गैलेपिंग कैंसर का नहीं, कैंसर मालूम, गैलेपिंग। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब हुआ कि ज्योग्राफिकल रेशो से बढ़ता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64, तो बढ़ जाता है। और इसकी अपर लिमिट है 21 दिन। तो 21 दिन आप कहीं मत जाओ। दोपहर को मैं ये लेके आया और सुबह हमने प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का, इनको घुमाएंगे। मिसेस गांधी का शाम को फोन आया कि वहां साइक्लोन है, कोई दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जाना नहीं चाहते और तुम ही जा सकते हो। अब मैं उनको कहता कि मैं, अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बहाना कर रहा। तो मैं अपने पिताजी को छोड़कर उनका 2 दिन में वापस आऊंगा। गुजरात के, ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक नई बात कहता हूं, क्योंकि इसका लुल्लू इसका गवाह था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे कांग्रेस का यंग लीडर था, बहुत हाउस होल्ड नेम है आज भी। उड़ीसा जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो 1000 आदमी था, लड़के। तो कहा सर पैदल चलना है, क्योंकि सारे पेड़ जो हैं, शहर पानी में है और सारे पेड़ सड़कों पर, तो ये 10-12 किलोमीटर पैदल चलना। चले हम। तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला, और मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई। दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको ऐसे देंगे बात। हमने हथियार लिए जंगल काटने के, 3 रातें और 3 दिन। और अटल जी से जाते ही मैंने फोन से संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया। फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। तो और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे। वहां मैं चिल्ला के रोया। वो 4थी दफा था। और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में
जब दरबार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट में ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा, शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, क्योंकि मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग। कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। मैं इससे पहले कि कुछ अशार बोलूं, पहले मैंने अपनी फौजियों के नाम बताया था, लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट में यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर, जिस वक्त मैं एमएससी कर रहा था तो साइंस में तकरीबन 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90%। तो ओवरऑल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ती थी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हुई या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूं। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता, अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था,
फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियानियों को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। और मुझे, जैसे मैंने बताया, बहुत काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, आशीर्वाद सबका मिला है। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो इतनी लंबी होगी। सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवेरा तो फिर आ जाएगा। और आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद यहां ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूंगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू। मैं जा चुका हूंगा, फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। आप जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी, जब आप मंत्री बने तब भी बात होती थी, जब यहां चेयरमैन बनने से, वाइस प्रेसिडेंट आप बनने से पहले आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और मैं एलओपी था, तब भी हमारे संपर्क है। लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का प्यार आपका चेयरमैन के तौर पे मिला और वो जो गाइडेंस मिली, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद करता हूं उसके लिए, और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं। माननीय जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं दिया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। 2 आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है मेरे को, वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं, लड़ाई करके, गालियां देकर नहीं। हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहां हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग, हमारे लीडरों का
तो मैं बहुत ही धन्यवाद सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नाम क्यों कि कुछ लूंगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे, तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूं, मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत हमेशा, हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहां नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। अरे वाह। धन्यवाद गुलाम नबी जी। तो फ्रेंड्स, बहुत प्यारा वीडियो था, और जिस तरह से इन्होंने शायरी की, शेर सुनाए, बड़ा मजा आया। और लास्ट वाला बड़ा अच्छा था कि याद चाहे आएगी नहीं काफी टाइम तक, पर जब आएगी तो बहुत जबरदस्त याद आएगी। और उसके बाद एंड में जो मोदी जी ने पूरा मतलब रिस्पेक्टफुली उनके हाथ जोड़े, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो यही होता है भाई, मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपकी लीडर अच्छे हों तो एक मैं कहती हूँ जब आप अच्छे रोल मॉडल बनोगे तो ऑपोजिशन भी फिर आपकी तरफ जो है उसी तरह से आपको भी वो प्यार और रिस्पेक्ट देगी। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि पहली बार ये ऐसा देखा कि पार्लियामेंट में स्पीच में ऑपोजिशन सब भूल के इस टाइम में सबने इकट्ठे क्लैपिंग की जब एक बात कोई अच्छी बोली गई। तो नहीं तो जनरली ये होता है कि अच्छी बात बोली जाती है, पर क्योंकि वो ऑपोजिशन ने बोली होती है तो दूसरे जो पार्टी है वो नहीं करेगी, वो कभी भी नहीं दिखाएगी वो टैप करके, वो बल्कि इंटरप्ट करेगी, बोलने नहीं देगी। तो काश मैं तो ये तो एक फेवल था, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट के लिए सभी ने ऐसे किया, पर मैं तो वो होप रखती हूँ कि कब ऐसा वो दिन आएगा जब इमैटेरियल कौन बोल रहा है, अगर बात अच्छी है तो सब मिलके उसको इकट्ठे दिखाएंगे कि हाँ हम एग्री करते हैं, बात अच्छी बोली है। मैं तो वो उस टाइम का वेट कर रही हूँ, तब समझना कि इंडिया जो है अब प्रोग्रेस उसकी कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कई बार मोदी जी अच्छी बात बोलते हैं, अब कुछ कहते हैं तो वहां वो बोलने ही नहीं देते हैं, वो इंटरप्ट ही करते जाते हैं, तो वो बहुत ही गलत बात लगती है। पर ये डेफिनेटली मतलब एक सैड टाइम भी था। फेयरवेल कभी भी मतलब ये होता है कि उसमें दुख तो होता ही है कि अब मतलब एंड हुआ है, अब नया फेज शुरू होएगा, तो वो एक सैड सिचुएशन है। पर इन लोगों ने जैसे रिस्पेक्टफुल पे किया, देखो अमित शाह जी वहां बैठे हुए थे, मोदी जी भी खास आए हुए थे, तो इससे दिखता है कि कितना रिस्पेक्ट उन्होंने पे करने के लिए वो यहाँ खुद आए हैं। मैं हैरान थी, राहुल गांधी नहीं थे, सोनिया गांधी भी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर दैट वो देख के मैं अभी सोच ही रही थी, मैंने कहा जब मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह आए हुए हैं इनके लिए, तो वो क्यों नहीं है। तो अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली शेयर करना कमेंट सेक्शन में। पर बहुत ही प्यारा वीडियो था, और आपके थ्रू पता भी चला था कि जो है इनकी जो दोस्ती है मोदी जी और इनकी, ये बहुत पहले से है, तो इसलिए इनकी रिलेशनशिप थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल रिलेशनशिप से। तो बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। काफी अच्छा वीडियो था, और काफी अच्छा उन्होंने भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, अपनी लाइफ के बारे में बताकर कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, और जब उनको कंट्रोल मिला था कश्मीर का तो कैसे टेररिस्ट ने उनका स्वागत किया था, उनको काफी दुख हुआ था। फिर उन्होंने बताई वो बातें जिनमें उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो काफी मतलब लाइफ के उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, स्पेशली उसके जो मोदी जी कह रहे थे, तो वेरी नाइस। और उन्होंने अपनी जो नज़में कहीं थी अपने एक्सप्रेस करने के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। और मेरे को मगर ये समझ नहीं आया कि वो क्यों जल्दी छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि और कंटिन्यू कर सकते हैं, बट तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो हर कोई चाहेगा कि वो ना छोड़ें, जितने अच्छे लोग हों ऑपोजिशन में उतना ही बेटर है। और मगर काफ़ी अच्छा था जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किए अपने आइडियाज़, और सबको मतलब फेयरवेल दिया है, और जैसे कह रहे हैं कि हर एक को उन्होंने थैंक यू किया है, तो वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लगा। और
मेरे को भी ये थोड़ा ऑड लग रहा है कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो क्यों नहीं थे, मतलब जो टॉप लीडर्स ऑफ कांग्रेस वो क्यों नहीं थे। मगर इससे ये भी पता लगता है, जैसे मैं बिलीव करता था कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, सिमिलरली बुरे लोग भी हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। तो जहाँ पर ये है, अच्छा लगा देखकर, अच्छे लोगों के कांग्रेस के सुनकर काफी अच्छा लगा। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।